Hello everyone. So today we are going to start with the second class of strategic management. और जो टॉपिक हम समझ रहे थे वो था पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सेकेंड क्लास पॉटर्स 5 फोर्सेस कंटिन्यूड. पिछले क्लास में हमने क्या समझा था कि पॉटर्स 5 फोर्सेस में सबसे पहले आता है आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. सेकेंड फोर्स आपका रहता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. फिर तीसरा फोर्स जो अपने देखे थे वो था आपका थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. चौथा था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. और आखिरी फोर्स जो हमें बताया जा रहा है वो है आपका नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री. इन पांचों फोर्स का इवैल्यूएशन किया जाता है. यह इवैल्यूएशन कौन करता है? जो इंडस्ट्री में है प्लस जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं. इन पांचों फोर्स का इवैल्यूएशन करके हमें क्या पता चलता है कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं, या फिर उस इंडस्ट्री में क्या लेवल ऑफ कंपटीशन है, क्या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, इसी बात को मैं दूसरे रूप में यह भी लिख सकता हूं कि उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है. ठीक है. इसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. इसका कंप्लीट डिस्कशन हमने पिछले ही क्लास में कर लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमने समझा था कि एक सप्लायर क्या प्रेशर्स क्रिएट कर सकता है. वो प्राइस को बढ़ा सकता है, वो क्वालिटी को गिरा सकता है और वो अवेलेबिलिटी को गिरा सकता है. सप्लायर ये प्रेशर किस पे क्रिएट करता है? प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री पे. बट ये तीन प्रेशर सप्लायर कब क्रिएट कर सकता है? सो इसी बात को आपके इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया है वो है फैक्टर्स इंक्रीजिंग सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर. सो पहला फैक्टर क्या है कि सप्लायर्स आर मोर कंसंट्रेटेड देन बायर्स. सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो हाईली डिफरेंशिएटेड है. हाईली डिफरेंशिएटेड होने का मतलब ही ये वाला बात है कि उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, स्विचिंग कॉस्ट हाई है. इसके बाद अपने क्या देखें? फिर अपने देखें कि बायर इफ डू नॉट रिप्रेजेंट मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स, तो ये आपका एक और फैक्टर बनता है जो कि सप्लायर के बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है. इसके बाद था सप्लायर अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है या फिर अगर बायर इन्फॉर्म्ड या फिर एडुकेटेड नहीं है, तो ये कुछ और फैक्टर्स है जो कि सप्लायर के बार्गेनिंग पावर को बढ़ाते हैं. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर के बाद अपने आ गए थे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में. तो एक बायर क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है सप्लायर पे? दैट इज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है सप्लायर पे? वो प्राइस को गिरा सकता है, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बोल सकता है और अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बोल सकता है. तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर भैया बहुत आसान है.
जो हमने बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर में समझा था उसी का पूरा उल्टा है यहां पर, ठीक है। फिर थर्ड फोर्स जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे वो था आपका थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सो सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड सेम और बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। रेड बुल टी कॉफी, वाटर का सब्स्टिट्यूट है कोल्ड ड्रिंक, रोजेस का सब्स्टिट्यूट हो गया चॉकलेट्स, एयरलाइन का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? कार, ट्रेन, बस। फिर इसमें हमने एक क्वेश्चन देखा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सो इसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट देखे थे। वो 4 पॉइंट कुछ इस तरीके से थे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो सब्स्टिट्यूट बाजार में अवेलेबल है उसका प्राइस आपके प्रोडक्ट से ज्यादा रीजनेबल है। दूसरा क्या था? आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उसका क्वालिटी आपके प्रोडक्ट से ज्यादा सुपीरियर है। तीसरा क्या था? कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उसका स्विचिंग कॉस्ट लो है। लेकिन ये तीनों फैक्टर काम तभी करेंगे अगर एक्चुअली बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। इसे मिटिगेट कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट कोई एकदम अलग बना दो, या फिर आप क्या करिए कि इन केस आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप प्रोडक्ट को अलग बना सके तो आप ब्रांड हैमरिंग कर लीजिए। यही हमने पिछले क्लास में देखा था। अब अपने क्या करते हैं, अपना डिस्कशन को आगे मूव करवाते हैं, ठीक है। सो चौथा फोर्स का इवैल्यूएशन में अब अपने घुसते हैं और वो चौथा फोर्स है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। चलिए सबसे पहले मुझे ये वाला बात बताइए कि पॉटर्स 5 फोर्सेस का इवैल्यूएशन करता कौन है? 2 लोग इसका इवैल्यूएशन करते हैं भैया। पहला है जो इंडस्ट्री में है, मतलब हो गया एग्जिस्टिंग प्लेयर, और दूसरे लोग जो इसका इवैल्यूएशन करते हैं वो लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, दैट इज न्यू एंट्रेंट्स। सो 2 लोग पॉटर्स 5 फोर्सेस का इवैल्यूएशन करते हैं। पहले होते हैं एग्जिस्टिंग प्लेयर और दूसरे होते हैं न्यू एंट्रेंट्स। ये जो फोर्स हम देख रहे हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ये आपसे क्या कहना चाहता है? ये यही बात कहना चाहते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर होते हैं उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कोई भी नया एंट्रेंट उनकी इंडस्ट्री में घुसकर उनका धंधा चौपट ना कर दे। जैसे कि हमने देखा भी था कि एयरटेल वोडाफोन शांति से अपना बिजनेस कर रहे थे, जियो घुसा और इनका पूरा का पूरा बिजनेस चौपट कर दिया, ठीक है। सो इसी फोर्स का इवैल्यूएशन अपने आप समझेंगे। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स नामक फोर्स में आपके इंस्टीट्यूट ने एक ही क्वेश्चन बोला है और वो है व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू एंट्री। केवल और केवल यही क्वेश्चन हमें समझना है, ठीक है। तो चलिए इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। भैया ये जो हेडिंग है कॉमन बैरियर्स टू एंट्री, ये हमसे क्या कहना चाहता है? 5 मिनट रुकिए, सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये एज्यूम कीजिए कि राम आपका एग्जिस्टिंग प्लेयर है और श्याम वो बंदा है जो कि इंडस्ट्री में घुसना चाहता है। यह आपको एज्यूम करके चलना है, ठीक है भैया। श्याम वो बंदा है जो इंडस्ट्री में घुसना चाहता है।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि श्याम के लिए कौन से इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल होगा। मैं अपने क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, श्याम के लिए कौन से इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल होगा, यह मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपको मैंने दो ऑप्शन दिया, एक है क्लोथ इंडस्ट्री और एक है एयरलाइन इंडस्ट्री। तो आपका आंसर आएगा डेफिनेटली भैया, अगर बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्लोथ और एयरलाइन में है तो श्याम के लिए एयरलाइन इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल होगा। हां, ऐसा किस लिए, ऐसा आपने मुझे किस लिए कहा कि श्याम के लिए एयरलाइन इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल होगा? सिंपल सा आंसर है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट जो इस बिजनेस में चाहिए उससे कई ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट इस बिजनेस में है। ठीक है, इसका मतलब यह वाला बात हुआ कि किसी भी नया एंट्रेंट के लिए ऐसे बिजनेस में घुसने से पहले वो 10 बार सोचेगा जिस बिजनेस में ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो पहला कॉमन बैरियर टू एंट्री क्या हुआ? कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहला कॉमन बैरियर टू एंट्री किसी भी नया एंट्रेंट के लिए क्या बना? ऐसा बिजनेस जिसमें ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राम कौन था? राम आपका एग्जिस्टिंग प्लेयर था। राम को कौन सा ऑप्शन ज्यादा सेफ लगेगा? राम अगर एयरलाइन इंडस्ट्री में है तो यहां पर वो ज्यादा सेफ महसूस करेगा, या फिर अगर राम क्लोथ इंडस्ट्री में है तो ज्यादा सेफ महसूस करेगा? तो आंसर होगा कि अगर राम एयरलाइन इंडस्ट्री में है तो वो ज्यादा सेफ महसूस करेगा। किस लिए? क्योंकि किसी भी नया एंट्रेंट के लिए, नया एंट्रेंट कौन था? श्याम। किसी भी नया एंट्रेंट के लिए एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट करना उतना आसान नहीं है जितना ये वाला बिजनेस था। समझ में आया कि नहीं आया? सो फर्स्ट कॉमन बैरियर्स टू एंट्री फॉर एनी न्यू एंट्रेंट क्या होगा? ऐसा बिजनेस जिसमें ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ठीक है भैया। दूसरा, अपना क्वेश्चन सेम है कि श्याम के लिए कौन से इंडस्ट्री में घुसना ज्यादा मुश्किल होगा? दो ऑप्शन दिया है। पहला है आपका हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट और दूसरा है आपका जनरलाइज्ड प्रोडक्ट। तो आपका आंसर आएगा इस इंडस्ट्री में घुसना भैया श्याम के लिए ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ अलग बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत एफर्ट चाहिए होता है, बहुत भैया पैसा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी नए एंट्रेंट के लिए किसी ऐसे बिजनेस में घुसना जहां पर प्रोडक्ट बहुत अलग बनाना है उसके लिए मुश्किल होगा। सो सेकेंड कॉमन बैरियर्स टू एंट्री क्या हुआ? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सो राम जो कि एग्जिस्टिंग प्लेयर था वो कौन से ऑप्शन में ज्यादा सेफ महसूस करेगा? केस 1 की केस 2? डेफिनेटली भैया केस 1। अगर राम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो कि एकदम अलग है तो डेफिनेट सा बात है कोई भी नया एंट्रेंट इस बिजनेस में घुसने से पहले 10 बार सोचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला कॉमन बैरियर टू एंट्री हमने क्या समझा? कैपिटल रिक्वायरमेंट, और दूसरा हमने समझा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है भैया। अब आ जाइए अपना तीसरा पॉइंट में।
सेम क्वेश्चन है अपना, शाम के लिए कौन से इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल होगा? पहला ऑप्शन है जहां पर ब्रांड आइडेंटिटी मैच करता है विद ब्रांड इमेज, या फिर जहां पर ब्रांड आइडेंटिटी मैच नहीं करता है विद ब्रांड इमेज। भैया पहले यह तो बताइए ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है और ब्रांड इमेज क्या होता है? ठीक है, पहले अपने यह समझते हैं। ब्रांड आइडेंटिटी आपसे कहता है कि कंपनी क्या चाहता है कि उसके प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या परसेप्शन क्रिएट हो, व्हाट कंपनी वांट्स द परसेप्शन टू बी क्रिएटेड। बट ब्रांड इमेज आपसे कहता है कि एक्चुअली क्या परसेप्शन क्रिएट हुआ है कस्टमर के माइंड में। भैया समझ में नहीं आया, 3 एग्जांपल लेंगे समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल है अपना मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स क्या चाहता है? मैकडॉनल्ड्स क्या एक कंपनी है? हां, वो क्या चाहता है उसके प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कस्टमर के माइंड में क्या परसेप्शन क्रिएट हो। कंपनी क्या चाहता है इसका बात हो रहा है। कंपनी यही चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है बर्गर, इस प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कस्टमर के माइंड में यह परसेप्शन क्रिएट हो कि अच्छा क्वालिटी का बर्गर मिलता है और प्राइस भी रीजनेबल रहता है। ऐसा परसेप्शन कंपनी चाहता है टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ कस्टमर। यह होता है आपका ब्रांड आइडेंटिटी। अब मुझे आप बताइए क्या एक्चुअली यही परसेप्शन हमारे माइंड में क्रिएटेड है? हां भैया। अब पढ़िए इसे वापस। ब्रांड आइडेंटिटी आपसे कहता है व्हाट कंपनी वांट्स द परसेप्शन टू बी क्रिएटेड इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स, जबकि ब्रांड इमेज होता है कि एक्चुअली व्हाट परसेप्शन इज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ कस्टमर। तो मैकडॉनल्ड्स के केस में क्या ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज मैच हुआ कि नहीं हुआ? हां भैया, ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज मैच हुआ। यह तो अपना एक एग्जांपल हुआ। अब आ जाइए अपना सेकंड एग्जांपल में, जिसमें अपने एप्पल कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, एप्पल क्या चाहता है कि उसके प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कस्टमर के माइंड में क्या परसेप्शन क्रिएट हो। दैट इज अपने ब्रांड आइडेंटिटी का बात कर रहे हैं कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है बट प्राइस ज्यादा लगता है। क्या एक्चुअली कस्टमर के माइंड में भी यही परसेप्शन क्रिएटेड है? हां भैया, एप्पल्स का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, प्राइस ज्यादा लगता है। तो क्या यहां पर भी ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज मैच हुआ कि नहीं हुआ? हां भैया, ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज मैच हुआ। अब आइए एयरटेल के रेस्पेक्ट में। एयरटेल चाहता है कि उसके प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट हो, तो वो कुछ ऐसा है कि दुनिया का सबसे तेज नेटवर्क। बट क्या एक्चुअली यही ब्रांड इमेज क्रिएटेड है? नहीं। तो एक बात बताइए, क्या यहां पर ब्रांड आइडेंटिटी मैच हुआ विद ब्रांड इमेज? नहीं। मैकडॉनल्ड्स में देखिए ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज का मैच हो रहा है। एप्पल में भी ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज का मैच हो रहा है, जबकि एयरटेल में देखिए ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज मैच नहीं हो रहा है। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि अगर किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल बनना है तो बहुत हद तक यह जरूरी होता है कि ब्रांड आइडेंटिटी मैच हो विद ब्रांड इमेज। अब मुझे एक बात बताइए, यह मैच कराना एक दिन का काम है कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत पैसा लगेगा? डेफिनेटली बहुत समय लगेगा भैया, इसमें बहुत एफर्ट लगेगा। आज एप्पल कंपनी एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बना, मैकडॉनल्ड्स एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बना है। बहुत टाइम दिया है उन्होंने, बहुत एफर्ट दिया है, बहुत पैसे लगे हैं। समझ में आया?
हाँ भैया, अब आइए यहां पर फिर से मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि श्याम कौन था? श्याम था भैया ऐसा प्लेयर जो इंडस्ट्री में घुसना चाहता है। तो श्याम के लिए कौन से इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल होगा? यह है आपका ऑप्शन नंबर 1, यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऐसा इंडस्ट्री जहां पर ब्रांड आइडेंटिटी मैच करता है विद ब्रांड इमेज, या फिर ऐसा इंडस्ट्री जहां पर ब्रांड आइडेंटिटी मैच नहीं करता है विद ब्रांड इमेज। तो डेफिनेटली आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया? तो अपना तीसरा कॉमन बैरियर्स टू एंट्री क्या हो गया? ब्रांड आइडेंटिटी। क्योंकि ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना एक दिन का काम नहीं है, बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत एफर्ट देना पड़ेगा, और आपका कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट अच्छा खासा है। सो एग्जिस्टिंग प्लेयर जो था आपका राम, उसके लिए वो कौन सा ऑप्शन में सेफ महसूस करेगा? तो डेफिनेटली भैया केस नंबर 1, क्योंकि केस 1 में राम ने सक्सेसफुली अपना ब्रांड आइडेंटिटी को मैच कर लिया है विद ब्रांड इमेज। ठीक है ना? ठीक है भैया। सो अभी तक हमने तीन पॉइंट को फ्रीज किया। पहला क्या था भैया? देखिए, पहला आपका था कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा आपका था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और तीसरा अपना क्या था? ब्रांड आइडेंटिटी। इनफैक्ट मैं इसे चौथा पॉइंट बोल देता हूं। तो भैया थर्ड पॉइंट क्या है? देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट एकदम हटके है तो क्या उसका स्विचिंग कॉस्ट हाई होगा कि उसका स्विचिंग कॉस्ट लो होगा? डेफिनेटली स्विचिंग कॉस्ट हाई होगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट क्या था? स्विचिंग कॉस्ट सम्स अप द कॉस्ट दैट द कस्टमर हैज टू इनकर जब वो किसी एक ब्रांड से किसी दूसरे ब्रांड, किसी एक प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट, किसी एक सर्विस से किसी दूसरे सर्विस, या फिर सप्लायर को अगर चेंज करना है, तो ये डिसीजन जो वो लेता है 4 कॉस्ट को ध्यान पे रख के लेता है। वो 4 कॉस्ट कौन कौन से हैं भैया? फाइनेंशियल कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, एफर्ट कॉस्ट, और क्या है? कन्वीनियंस कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट भैया आपका हाई भी हो सकता है और स्विचिंग कॉस्ट आपका लो भी हो सकता है। हाई रखने के लिए कंपनीज कुछ स्ट्रैटेजीज जो अडॉप्ट करती है, वो क्या क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ब्रांड हैमरिंग, और क्या है? एग्जिट फीस। ठीक है, सो इसीलिए हमने स्विचिंग कॉस्ट हाई भी लिख दिया। ठीक है ना? ठीक है भैया। सो ये 4 पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि श्याम किसी ऐसे इंडस्ट्री में नहीं घुसेगा, या फिर घुसने से पहले वो 10 बार सोचेगा जिस इंडस्ट्री में ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जिस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एकदम अलग है। उसका मतलब ही हो गया कि स्विचिंग कॉस्ट हाई है। फिर चौथा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि श्याम उस इंडस्ट्री में घुसने से पहले 10 बार सोचेगा जिस इंडस्ट्री में ब्रांड आइडेंटिटी मैच करता है विद ब्रांड इमेज। ठीक है ना? ठीक है। चौथा के बाद आइए पांचवा पॉइंट में। एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एक्स। इसमें 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। ये 5 लोग मिलकर 100 रुपए कमाते हैं। ठीक है ना? ठीक है भैया। अब इस इंडस्ट्री एक्स में 2 और लोग आ गए, एफ एन जी। इंडस्ट्री प्रॉफिट जो पहले 100 रुपया था, इंडस्ट्री प्रॉफिट आज भी 100 ही रुपए है। कहने का मतलब यह है कि जब 2 नए एंट्रेंट आए हैं, एफ एन जी, तभी भी इंडस्ट्री का प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट पहले 100 रुपए थे, वो आज भी 100 ही रुपए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, एफ एन जी के एंट्री से
क्या ए बी सी डी ई को प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। क्या ए बी सी डी ई एफ एंड जी को वेलकम करेंगे कि एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे, एग्रेसिवली रिटेलिएट करेंगे? क्या ए बी सी डी ई ये पूरी की पूरी चेष्टा करेंगे कि नहीं करेंगे कि एफ एंड जी इंडस्ट्री में ही ना घुसे? हां, तो एक बात बताओ, क्या एफ एंड जी को इफेक्ट होता है कि नहीं होता है विद द मूव ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर? हाँ। क्या एफ एंड जी ए बी सी डी ई से डरेंगे कि नहीं डरेंगे? डेफिनेटली डरेंगे। तो अपना पांचवा पॉइंट क्या है कि अगर प्रेजेंट प्लेयर जो हैं वो एग्रेसिवली रिटेलिएट करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी नया एंट्रेंट उस इंडस्ट्री में घुसने से पहले 10 बार सोचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया, तो शाम उस इंडस्ट्री में घुसने से पहले 10 बार सोचेगा जिस इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो एग्रेसिवली रिटेलिएट करेंगे जैसे ही शाम एंट्री करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अपना पांचवा पॉइंट हुआ। अब अपना छठा पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आवर सिक्स्थ कॉमन बैरियर्स टू एंट्री क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये पॉइंट आपसे क्या कहता है देखिए, अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर किसी ऐसे इंडस्ट्री में है जहां पर वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेनिफिट को इंजॉय करता है, तो कोई भी न्यू एंट्रेंट उस इंडस्ट्री में घुसने से पहले 10 बार सोचेंगे। फिर से रीड कीजिए, मैंने क्या लिखा है कि अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर किसी ऐसे इंडस्ट्री में है जहां पर वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेनिफिट को एंजॉय करता है, तो कोई भी नया एंट्रेंट ऐसी इंडस्ट्री में घुसने से पहले 10 बार सोचेंगे। समझ में आया? हाँ भैया, इसका मतलब क्या हो गया? इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेनिफिट को एंजॉय करना। ये आपसे क्या कह रहा है? समझिए, राम वो एग्जिस्टिंग प्लेयर है जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेनिफिट को एंजॉय करता है। इसका मतलब यह हो गया कि राम के पास डिमांड है। अगर डिमांड है तो प्रोडक्शन भी ह्यूज वॉल्यूम में होगा, और अगर प्रोडक्शन वो ह्यूज वॉल्यूम में करेगा तो उसका कॉस्ट पर यूनिट घटेगा। यही तो होता है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हाँ भैया, तो अब हमें यह समझाइए भैया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे एक बैरियर टू एंट्री बन जाता है फॉर एनी न्यू एंट्रेंट। राम आपका एग्जिस्टिंग प्लेयर है और श्याम आपका एक नया एंट्रेंट है। राम समझिए प्रोडक्ट सेल करता है 10 रुपए में। राम के पास क्योंकि डिमांड है इसीलिए वो ह्यूज वॉल्यूम में प्रोडक्शन करता है। ह्यूज वॉल्यूम में प्रोडक्शन करने के कारण इसकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। समझिए, इसकी कॉस्ट पर यूनिट है 7 रुपए। तो राम की प्रॉफिट पर यूनिट क्या हुई? 3 रुपए। अब आइए एक नया एंट्रेंट का बात में। जो लेवल ऑफ डिमांड राम के पास होगा, क्या श्याम के पास वो लेवल ऑफ डिमांड होगा? नहीं भैया, वो तो अभी नया नया इंडस्ट्री में घुसा है।
जिस वॉल्यूम में प्रोडक्शन राम कर सकता है, क्या श्याम कर सकता है उस वॉल्यूम में प्रोडक्शन? नहीं। जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेनिफिट राम को मिल रही थी, क्या श्याम को मिलेगी? नहीं भैया, इसका कॉस्ट पर यूनिट डेफिनेटली ज्यादा होगा राम से। समझिए, राम भी अपना प्रोडक्ट को सेल करता है 10 रुपए में ही, बट कॉस्ट पर यूनिट जो होगी वो तो ज्यादा ही लगेगी। समझिए, श्याम की कॉस्ट पर यूनिट आई 9 रुपए की, तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? 1 रुपए। ठीक है। अब राम ने क्या किया, देखिए, राम ने यह तय कर लिया कि मैं श्याम को इस इंडस्ट्री में टिकने नहीं दूंगा। उसने अपनी सेलिंग प्राइस को 1.5 रुपए से घटा दिया। जो सेलिंग प्राइस पहले कभी 10 रुपए थे, अब उसने क्या किया, उसे 8.5 रुपए कर दिए। कॉस्ट पर यूनिट 7 रुपया था, तो इसका प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो गया? 1.5 रुपए। यह राम का सिचुएशन है। अब आइए श्याम में। अगर राम अपना सेलिंग प्राइस को घटा रहा है, तो श्याम को भी अपना सेलिंग प्राइस को घटाना पड़ेगा। जो सेलिंग प्राइस पहले 10 रुपए के थे श्याम की, अब देखिए उसे भी 8.5 रुपए करने पड़ेंगे। और कॉस्ट पर यूनिट पहले कितना था? 9 रुपया, वो तो अब भी 9 ही रुपया होगा। तो श्याम प्रॉफिट में आ गया कि लॉस में आ गया? श्याम आ गया भैया 50 पैसे के लॉस में। तो एक बात बताओ, क्या श्याम कभी भी ऐसे किसी इंडस्ट्री में घुसना चाहेगा जिस इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग प्लेयर को इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेनिफिट मिल रही हो? नहीं भैया, वो घुसना नहीं चाहेगा। यही आपका 6th पॉइंट है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल। फिर आइए अपना 7वां कॉमन बैरियर्स टू एंट्री में, जो कि क्या है? एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। यह पॉइंट क्या कहता है आपसे, देखिए, समझिए, डेल कंपनी है जो कि प्रेजेंटली लैपटॉप बिजनेस में है। अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए इनके पास सेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। दैट इज, समझ के चलिए कि डेल कंपनी का प्रोडक्ट कौन सेल करता है? हरि, राघव, राजेंद्र। इन तीनों के साथ इस कंपनी ने एक एक्सक्लूसिविटी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जो कि क्या कहता है कि हमारा प्रोडक्ट को छोड़कर आप किसी और का प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। डेल कंपनी ने हरि, राघव और राजेंद्र के साथ एक एक्सक्लूसिविटी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जो कि कह रहा है कि हमारा प्रोडक्ट को छोड़कर आप किसी और का प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे। ठीक है। अब श्याम आया लैपटॉप बिजनेस में। अब श्याम को भी तो अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो श्याम गया हरि, राघव और राजेंद्र के पास। क्या हरि, राघव और राजेंद्र श्याम को एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हरि, राघव और राजेंद्र श्याम से कहेंगे कि देखिए, हमारा डेल कंपनी के साथ एक्सक्लूसिविटी का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि कहता है कि अगर हमने डेल को छोड़कर किसी का भी और प्रोडक्ट अगर सेल करने का प्रयास किया, तो हमारा इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर वी आर सॉरी। तो क्या श्याम किसी ऐसे इंडस्ट्री में घुसने का प्रयास करेगा जहां पर ऑलरेडी डेल कंपनी का सेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो? नहीं भैया। तो यह आपका 7वां पॉइंट हो गया, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स।
सो पॉटर का 5 फोर्सेस में से अपना चौथा फोर्स थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस भी कंप्लीट हो गया। क्या यह आसान था कि नहीं था? हां भैया, यह बहुत आसान था। अब इसे अपने लर्न कर लेते हैं। किस तरीके से लर्न होगा भैया? देखिए, लर्न करते हैं अपने आप, ठीक है। अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो आपको याद रखिए कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो आपने डिसाइड किया कि मैं क्या अलग करूंगा, वो होगा कि मैं एक्सेस इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। और जब मैं एक्सेस इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा, मैं इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल कर लूंगा, तो मुझे कैप मिलेगा। जैसे अपने सीए बन जाते हैं तो हमारा भी कॉन्वोकेशन होता है, तो एक ब्लैक कलर का हमें टोपी वगैरह पहनाया जाता है। तो वही यहां पर है कि जब अपने एक्सेस इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे तो हमें कैप मिलेगा, ठीक है। तो अगर से याद आएगा एग्रेसिव रिटेलिएशन, अगर से याद आएगा एग्रेसिव रिटेलिएशन, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। अगर मुझे जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग से याद आएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को देखते ही स्विचिंग कॉस्ट इज हाई, ये तो दिमाग में अपने रहता है, ठीक है भैया। तो मैं क्या अलग करूंगा? मैं एक्सेस इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। तो एक्सेस से याद आएगा एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, और इकोनॉमिक्स से याद आएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक बार जब मैं बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, डिग्री हासिल कर लिया, तो मुझे कैप मिलेगा। तो कैप से याद आएगा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ब्रांड आइडेंटिटी। इस तरीके से ये सातों पॉइंट याद रखिए। अगर मुझे जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो अगर से याद आएगा पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करूंगा। अलग से क्या याद आएगा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से याद आता है स्विचिंग कॉस्ट इज हाई। तो मैं क्या अलग करूंगा? मैं एक्सेस इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। तो एक्सेस से याद आएगा एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, और इकोनॉमिक्स से याद आएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब मैं बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा तो मुझे कैप मिलेगा। तो कैप से याद आएगा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ब्रांड आइडेंटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर अपना 4 फोर्स खत्म हो गया। एक बार मैं चारों के चारों फोर्स का रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। पॉटर्स 5 फोर्सेस का सबसे पहला फोर्स क्या था? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है किसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री पे? प्राइस को बढ़ाइए, क्वालिटी को गिराइए, अवेलेबिलिटी को गिराइए, ठीक है। यह प्रेशर सप्लायर क्रिएट कर सकता है। बट ये तीनों का तीनों प्रेशर सप्लायर कब क्रिएट कर सकता है? व्हेन सप्लायर्स आर मोर कंसेंट्रेटेड देन बायर्स। सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो हाईली डिफरेंशिएटेड है, कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, उसका स्विचिंग कॉस्ट हाई है। बायर इफ डू नॉट रिप्रेजेंट मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स, सप्लायर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है, और बायर जो है वो आपका इन्फॉर्म्ड या फिर एडुकेटेड नहीं है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का पूरा उल्टा क्या है अपना? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। फिर तीसरा फोर्स जो आपने देखे थे वो क्या था? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आर द प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड सेम और बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जिसके एग्जांपल हमने देखे थे रेड बुल का टी कॉफी, वाटर कोल्ड ड्रिंक, रोजेस चॉकलेट्स, और एयरलाइन इंडस्ट्री का क्या सब्स्टिट्यूट्स है? कार, ट्रेन, बस। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स? आपके पास जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उसका प्राइस आपके प्रोडक्ट से ज्यादा रीजनेबल है, उसका क्वालिटी आपके प्रोडक्ट से ज्यादा सुपीरियर है, स्विचिंग कॉस्ट लो है,
ये तीनों के तीनों फैक्टर तभी काम करते हैं जब एक्चुअली बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मिटिगेट द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स? तो प्रोडक्ट कोई अलग बना लीजिए, बट इफ आपके लिए पॉसिबल नहीं है टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट तो आप ब्रांड हैमरिंग कीजिए, जैसे कि लेस कंपनी करता है। समझ में आया? हाँ। इसके बाद आ जाइए थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स नामक फोर्स में हमारे इंस्टीट्यूट ने सिर्फ हमें एक ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए कहा है, वो है कॉमन बैरियर्स टू एंट्री। इसमें टोटल हमारे पास 7 पॉइंट है। इन सातों के सातों पॉइंट को हमने 3 सेट में याद किया है। किस तरीके से याद हुआ है भैया? कि अगर हमें जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो अगर से याद आएगा पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग से याद आएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्विचिंग कॉस्ट डिजाइन। तो हम क्या अलग करें? हमें एक्सेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो एक्सेस से याद आएगा एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, हाँ, और इकोनॉमिक्स से याद आएगा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एक बार जब हमने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ ली, डिग्री ले ली, तो हमें कैप मिलेगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ब्रांड आइडेंटिटी। तो ये आपका थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट भी खत्म हो गया। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर खत्म, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर खत्म, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स खत्म, और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी खत्म हो गया। ठीक है। सो अब आ जाइए अपना 5th एंड फाइनल फोर्स में, नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। इस फोर्स में भी हमारे इंस्टीट्यूट ने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए कहा है, जो कि क्या है? फैक्टर्स इंटेंसिफाइंग राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जब कॉम्पिटिटर्स आपस में झगड़ेंगे। ठीक है। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। समझिए एक रूम है। इस रूम में कोई एल्डरली पर्सन नहीं है, बट उस रूम में 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमको एक बात बताओ, क्या इस रूम में झगड़ा होगा या नहीं होगा? हाँ भैया, झगड़ा होगा। ये हो गया आपका केस 1। अब रूम के जगह एक बहुत बड़ा हॉल है। इस हॉल में बच्चों की संख्या है 300। झगड़ा होगा या नहीं होगा? हाँ भैया, झगड़ा होगा। चाहे एल्डरली पर्सन हो या ना हो, झगड़ा होगा ही होगा। इसमें कोई डाउट है? नहीं। अब एल्डरली पर्सन के जगह मैं लिखता हूं इंडस्ट्री लीडर, और चिल्ड्रन के जगह मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, दोनों ही केस में। अब पहले केस को अपने फिर से रीड करते हैं। केस 1 आपसे क्या कह रहा है? कि अगर कॉम्पिटिटर्स की संख्या बहुत कम हो और इंडस्ट्री में अगर कोई भी लीडर नहीं होगा तो झगड़ा होगा। और दूसरा केस आपसे क्या कह रहा है? केस 2 आपसे क्या कह रहा है? कि कंपटीटर की संख्या अगर बहुत ज्यादा हो, फिर यह फर्क ही नहीं पड़ता कि इंडस्ट्री लीडर हो चाहे ना हो, झगड़ा होगा ही होगा। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट
इंटेंसिफाई की झगड़ा हो। पहला है कि कॉम्पिटिटर्स की संख्या कितनी है, यह देखिए, और दूसरा क्या है, इंडस्ट्री लीडर है या नहीं। इस बात को इस एग्जांपल से मैं रिलेट कर देता हूं। पहले केस में झगड़ा क्यों हो रहा है, देखिए कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है, बट झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई इंडस्ट्री लीडर नहीं है। अगर इंडस्ट्री लीडर होता, केस 1 में अगर इंडस्ट्री लीडर होता तो क्या झगड़ा होता? नहीं। दूसरा केस में क्या हो रहा है कि क्योंकि कॉम्पिटिटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए किसी भी इंडस्ट्री लीडर के लिए पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे कॉम्पिटिटर्स को कंट्रोल करना। सो देयरफॉर यहां पर अगर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कम होते तो क्या यह इंडस्ट्री लीडर इन्हें कंट्रोल कर पाता कि नहीं कर पाता? हां, कर पाता। इसलिए कहा जा रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंटेंसिफाई राइवलरी अमंग कंपिटिटर्स। पहला है आपका नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स और दूसरा है आपका इंडस्ट्री लीडर है या नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हां भैया, हमें समझ में आया। तो चलिए, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंटेंसिफाई राइवलरी अमंग कंपिटिटर्स के दो पॉइंट हमने देखे। पहला है आपका नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स और दूसरा है आपका इंडस्ट्री लीडर। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं भैया, ठीक है। एक्चुअली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंटेंसिफाई राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स। कंपटीशन का बात कब आता है? कंपटीशन का बात तब आता है जब दो लोग सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं। दैट इज कस्टमर की कॉमन नीड को सेटिस्फाई किया जा रहा है बाय ए एंड बी दोनों, तभी तो कंपटीशन का बात आएगा। अगर ए कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो एकदम अलग है और बी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो कि एकदम अलग है, क्या कंपटीशन का कोई बात है या नहीं? नहीं भैया, कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब आप हमसे यह कहना चाहते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं होना चाहिए। देन ओनली कंपटीशन का बात आएगा। अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो क्या कंपटीशन का कोई भी बात है? नहीं। तो अपना तीसरा फैक्टर जो कि इंटेंसिफाई करता है राइवलरी अमंग कंपटीटर्स, वो क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। समझ में आया कि नहीं आया? आसान है, बहुत आसान है भैया। अब आ जाइए चौथा पार्ट में। मैं दो केस लिख रहा हूं, मुझे आप आंसर कीजिएगा। केस 1, एक इंडस्ट्री है जिसमें 5 प्लेयर्स हैं, ए बी सी डी ई। ये पांचों मिलकर समझिए 100 रुपए कमाते हैं। इंडस्ट्री प्रॉफिट है 100 रुपए का। अब इसी इंडस्ट्री में दो और लोग घुस गए, ए बी सी डी को छोड़कर दो और लोग घुसे हैं, एफ एन जी। इंडस्ट्री प्रॉफिट अभी भी 100 ही रुपए है। ठीक है, यह अपना हो गया केस 1। अब आ जाइए केस नंबर 2 में। ए बी सी डी ई जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट है 100 रुपए का। ठीक है, इसी इंडस्ट्री में दो और लोग घुसे,
बट जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट पहले 100 रुपए का था, वो इंडस्ट्री का प्रॉफिट अब बढ़कर समझ लीजिए हो गया है 130 रुपए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौन से केस में झगड़ा होगा, केस 1 कि केस 2? तो तुम लोग बोलेगा केस 1 भैया। किस लिए केस 1? बिकॉज देखिए भैया कि यहां पर हो रहा है कि जब ए बी सी डी ई इंडस्ट्री में थे तो इंडस्ट्री प्रॉफिट था 100 रुपए का। अब जब दो नए प्लेयर्स उसी इंडस्ट्री में आए हैं तो इंडस्ट्री प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। जबकि केस 2 में क्या हुआ देखिए भैया, जब एफ एन जी दो और नए लोग आए हैं तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी 30 रुपए से बढ़ गया। इसीलिए आप कह रहे हो कि किसी भी इंडस्ट्री में जहां पर ग्रोथ रेट स्लो है, ऐसे इंडस्ट्री में झगड़ा होगा। यही तो आप मुझसे कहना चाह रहे हो। तो अपना चौथा फैक्टर क्या है जो कि इंटेंसिफाई करता है राइवलरी अमंग कंपटीटर्स? अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट स्लो है तब। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। अब आ जाइए अपना पांचवा फैक्टर में। पांचवा फैक्टर जो कि इंटेंसिफाई करता है राइवलरी अमंग कंपटीटर्स, वो है आपका हाई फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे भैया बताइए? समझिए, दो बंदे हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ए अपना प्रोडक्ट सेल करता है 10 रुपए में, इसका वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपए का, ठीक है। ए का प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो है 5 लाख रुपए का, बट ये एक्चुअली कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करता है? 4 लाख का, क्योंकि उसका डिमांड उतना ही है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हो गया 10 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज 5 रुपीज पर यूनिट। अब आ जाइए फिक्स्ड कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 1 लाख रुपए का, एक्चुअली कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है? 4 लाख का, 4 लाख यूनिट्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया? 0.25। तो ए का प्रॉफिट कितना हुआ? 10 माइनस 5 माइनस 0.25, दैट इज 4.75 पर यूनिट। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आ जाइए बी में। बी का भी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो समझिए है 5 लाख, और एक्चुअली ये कितना प्रोड्यूस करता है? 5 लाख। इसके पास 5 लाख का डिमांड है। जबकि ए का देखिए क्या कहा था मैंने, ए का प्रोडक्शन कैपेसिटी था 5 लाख और ये एक्चुअली कितना प्रोड्यूस करता था? 4 लाख। जबकि बी में मैं क्या कह रहा हूं कि बी का प्रोडक्शन कैपेसिटी है 5 लाख और ये एक्चुअली प्रोड्यूस भी करता है 5 लाख ही। बी भी अपना प्रोडक्ट सेल करता है 10 रुपए में, वेरिएबल कॉस्ट इसका भी 5 रुपए का ही है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इसका कितना होगा? 1 लाख बाई 5 लाख, मतलब हो गया 0.20। तो बी का प्रॉफिट कितना है? 4.80 पर यूनिट। ए अपना एक प्रोडक्ट सेल करके 4.75 रुपीज कमा रहा है, जबकि बी कमा रहा है 4.80। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम, दोनों का वेरिएबल कॉस्ट सेम, केवल फिक्स्ड कॉस्ट के कारण ए जो है वो बी से 5 पैसे कम कमा रहा है। तो क्या ए चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि वो भी अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को ऑप्टिमली यूटिलाइज करे? हां भैया, ऑप्टिमली यूटिलाइज करे। तो इसके लिए ए को क्या करना पड़ेगा? अपना डिमांड को 1 लाख रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिमांड 1 लाख से बढ़ेगा देन ओनली उसका प्रोडक्शन जो पहले 4 लाख का था वो अब 5 लाख होगा। और जैसे ही ए भी अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को 5 लाख कर लिया, एक्चुअली 5 लाख प्रोड्यूस कर लिया, तो उसका भी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 20 पैसे में आ जाएगा। हाँ भैया, आ जाएगा।
तो अपना डिमांड वो कैसे बढ़ाए, ए यही सोच रहा है यार अपना डिमांड को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो ए क्या करेगा, अपना सेलिंग प्राइस को घटाएगा। अब ए जैसे अपना सेलिंग प्राइस को घटाएगा वैसे ही बी भी अपना सेलिंग प्राइस को घटाएगा। तो क्या झगड़ा शुरू हो गया कि नहीं हो गया? हाँ भैया झगड़ा हुआ। यह झगड़ा हो क्यों रहा है? यह झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि ए का फिक्स्ड कॉस्ट हाई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भैया। तो पांचवा फैक्टर जो कि इंटेंसिफाई करता है राइवलरी अमंग कंपटीटर्स वो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट का हाई होना। ठीक है, अब आ जाइए अपना छठा पॉइंट में। मुझे बात बताइए स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है? स्विचिंग कॉस्ट भैया सम्स ऑफ द कॉस्ट दैट द कस्टमर हैज टू इनकर जब वो किसी एक ब्रांड से किसी दूसरे ब्रांड, किसी एक प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट, किसी एक सर्विस से किसी दूसरे सर्विस, या फिर जब अपना सप्लायर को चेंज करता है। इसका डिसीजन जो वो लेता है ना भैया वो किसी एक कॉस्ट के बेसिस पे नहीं लेता है। फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ साथ वो टाइम कॉस्ट भी देखता है, एफर्ट कॉस्ट भी देखता है और कन्वीनियंस कॉस्ट भी देखता है। स्विचिंग कॉस्ट आपका हाई हो सकता है और स्विचिंग कॉस्ट को हाई रखने का वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज जो हमने देखा था वो था एग्जिट कॉस्ट लगा देना या फिर एग्जिट फीस लगा देना, जिसमें हमने क्या एग्जांपल समझा था कि राम का अगर एयरटेल कंपनी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो राम 1 साल तक एयरटेल से ही बंधा हुआ रहेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर राम ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया तो उसे 5000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी और यही 5000 एग्जिट फीस या फिर एग्जिट कॉस्ट था। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या राम चाह कर भी एयरटेल कंपनी को छोड़ पा रहा है? नहीं। तो ये तो चलो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि राम के लिए एग्जिट बैरियर जो है वो पावरफुल है या वीक है? डेफिनेटली भैया एग्जिट बैरियर यहां पर पावरफुल है। एक और एग्जांपल लेते हैं व्हेन एग्जिट बैरियर्स आर पावरफुल। समझिए कोई कंपनी है, कंपनी एबीसी, इनका 10 बिजनेस है। 10 बिजनेस एकदम मस्त चल रहा है, गजब चल रहा है एकदम। ठीक है, एक और बिजनेस में ये कंपनी घुसी, 2-3-4 साल से बिजनेस कर रही है बट ये अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। अब कंपनी एबीसी ये चाहती है कि इस बिजनेस को बंद कर दे, बट अगर कंपनी इस बिजनेस को बंद करेगी तो ओवरऑल इसके गुडविल में इफेक्ट आएगा। ऐसा क्या होता है क्या भैया? डेफिनेटली होता है। आज जब टाटा नैनो बंद हुआ तो क्या टाटा के ब्रांड रेपुटेशन में कोई फर्क नहीं आया? फर्क आया था। सो एग्जिट फीस जो होता है उसमें जब हमने राम और एयरटेल का एग्जांपल लिया था तो हमने समझा था कि एग्जिट फीस आपका फाइनेंशियल टर्म्स में होता है, बट जब हम लोग टाटा नैनो का एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर तो हमें यह समझ में आया भैया कि लॉस ऑफ गुडविल भी एक एग्जांपल होता है एग्जिट फीस या फिर एग्जिट कॉस्ट का। समझ में आया? सो ये दोनों ही केस में देखिए एग्जिट बैरियर पावरफुल है। कंपनी एबीसी चाह कर भी अपना इस बिजनेस को, इस लॉस मेकिंग बिजनेस को बंद नहीं कर रही है। किस लिए बंद नहीं कर रही है? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका गुडविल का लॉस ना हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। सो हमने 2 एग्जांपल देखा वेयर एग्जिट बैरियर्स आर क्वाइट पावरफुल। अब समझिए किसी इंडस्ट्री में 100 प्लेयर है, ठीक है? इंडस्ट्री XYZ में 100 प्लेयर है, जिसमें 90 प्लेयर तो विलिंगली इस इंडस्ट्री में है, बट बैलेंस 10 प्लेयर जो है ना वो इस इंडस्ट्री से चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं बिकॉज एग्जिट बैरियर्स आर पावरफुल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ,
कि 90 लोग तो विलिंगली उस इंडस्ट्री में है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, दे आर इंजॉइंग व्हाट दे आर डूइंग। बट ये जो बैलेंस 10 लोग हैं, ये लोग ना चाहकर भी इंडस्ट्री में है। क्या ये लोग प्रॉफिट कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, या फिर प्रॉफिट कमाने का चेष्टा करेंगे कि नहीं करेंगे, कि इनको देखकर ये लोग खुश होंगे? नहीं भैया, ये लोग भी प्रॉफिट कमाने का चेष्टा करेंगे, ये लोग भी मार्केट शेयर के लिए लड़ेंगे। ऐसा किस लिए हो रहा है भैया? बिकॉज एग्जिट बैरियर्स आर क्वाइट पावरफुल। समझिए बात को, मैं दो केस लिखता हूं, एक है केस 1 वेयर एग्जिट बैरियर्स आर वीक, और केस नंबर 2 एग्जिट बैरियर्स आर पावरफुल। जब एग्जिट बैरियर वीक होगा तो कंपटीशन 90 लोगों में है, क्योंकि 10 लोग इंडस्ट्री छोड़ देंगे। बट जब एग्जिट बैरियर पावरफुल है तो यहां पर कंपटीशन तो 100 लोगों के बीच में हो रहा है। हां, तो एक बात बताओ, एग्जिट बैरियर्स का पावरफुल होना या फिर एग्जिट बैरियर्स का वीक होना एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि नहीं है, जो कि ये इंटेंसिफाई करता है राइवलरी अमंग कंपटीटर्स? हां भैया, तो अपना छठा पॉइंट क्या है? अगर एग्जिट बैरियर्स बहुत पावरफुल होंगे तो डेफिनेटली इट विल बिकम अ फैक्टर दैट इंटेंसिफाई राइवलरी अमंग कंपटीटर्स। समझ में आया कि नहीं आया? भैया बहुत आसान सा कंसेप्ट था, आप नहीं भी पढ़ाते तो हम लोग को समझ में आ जाता, ये हम जानते हैं, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। सो नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री पॉटर का 5th फोर्स था। इसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझने के लिए कहा है, वो क्या है? फैक्टर्स दैट इंटेंसिफाई राइवलरी अमंग कंपटीटर्स। इस आंसर को अपने 3 सेट में लर्न करेंगे, सेट 1, सेट 2, सेट 3। सेट 1 में 2 पॉइंट है। पहला क्या है? एल्डरली पर्सन और चिल्ड्रन। एल्डरली पर्सन से याद आएगा इंडस्ट्री लीडर, चिल्ड्रन से याद आएगा नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। फिर अपने को बोलना है फिक्स प्रोडक्ट स्लो एग्जिट, फिक्स प्रोडक्ट स्लो एग्जिट। प्रोडक्ट फिक्स्ड है, धीरे धीरे चलो ना यार, धीरे धीरे निकलो ना, क्या दिक्कत है? प्रोडक्ट अपना फिक्स्ड है, धीरे धीरे अपने एग्जिट करेंगे, तो फिक्स प्रोडक्ट स्लो एग्जिट। तो फिक्स से याद आएगा फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज हाई। प्रोडक्ट से याद आएगा कि प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। स्लो से याद आएगा कि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट स्लो है, और एग्जिट से याद आएगा एग्जिट बैरियर्स आर पावरफुल। सो दीज आर 6 फैक्टर्स दैट इंटेंसिफाई राइवलरी अमंग कंपटीटर्स। एक बार ये 6 के 6 पॉइंट में फिर से बोल दे रहा हूं। सेट 1 में 2 पॉइंट है। चिल्ड्रन से याद आएगा नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, एल्डरली पर्सन से याद आएगा इंडस्ट्री लीडर। फिर फिक्स प्रोडक्ट से याद आएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट इज हाई, और प्रोडक्ट से याद आएगा कि प्रोडक्ट आपका डिफरेंशिएटेड नहीं होना चाहिए। फिर स्लो एग्जिट से याद आएगा कि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट स्लो है, और एग्जिट से याद आएगा एग्जिट बैरियर्स आर पावरफुल। सो यहां पर अपना पॉटर्स 5 फोर्सेस का कंप्लीट इवैल्यूएशन खत्म हो गया। एक बार मैं ये पांचों के पांचों फोर्स का रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहला फोर्स क्या था? 2-3 मिनट लगेगा, अपने रिवाइज कर लेते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर क्या प्रेशर क्रिएट कर सकता है प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री पे? वो प्राइस को बढ़ा सकता है, वो क्वालिटी को गिरा सकता है, वो अवेलेबिलिटी को गिरा सकता है। बट ये प्रेशर सप्लायर कब क्रिएट कर सकता है? जब बाजार में सप्लायर कम हो, बायर बहुत ज्यादा हो। दैट इज सप्लायर्स आर मोर कंसंट्रेटेड देन बायर। सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो हाईली डिफरेंशिएटेड है। हाईली डिफरेंशिएटेड होने का मतलब ही ये वाला बात हो गया कि उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट बाजार में अवेलेबल नहीं है, स्विचिंग कॉस्ट हाई है, ठीक है। बायर से याद आएगा दैट बायर डू नॉट रिप्रेजेंट मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स। फिर सप्लायर अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है देन, और क्या हो जाएगा कि अगर बायर आपका इन्फॉर्म्ड या फिर एडुकेटेड नहीं है देन। इसी का पूरा उल्टा अपना क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। फिर अपने आ गए थे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में। सो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड सेम और बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जिसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, रेड बुल टी कॉफी, वाटर का सब्स्टिट्यूट है कोल्ड ड्रिंक, रोजेस का है चॉकलेट्स, और अपना चौथा एग्जांपल जो था वो था अपना एयरलाइन का है कार, ट्रेन, बस। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स?
आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उसका प्राइस आपके प्रोडक्ट से ज्यादा रीजनेबल है, उसका क्वालिटी आपके प्रोडक्ट से ज्यादा सुपीरियर है, उसका स्विचिंग कॉस्ट लो है। ये तीनों फैक्टर काम तब करते हैं जब एक्चुअली बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो। हाँ, इसे मिटिगेट कैसे कर सकते हैं? आप ब्रांड हैमरिंग कीजिए और दूसरा है आपका प्रोडक्ट को अलग बना लीजिए। फिर अपना चौथा फोर्स जो आपने देखे थे वो था आपका थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो यहां पर हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझने के लिए कहा है, वो है कॉमन बैरियर्स टू एंट्री, जिसमें टोटल हमारे पास 7 पॉइंट है और उन्हें हमने कुछ इस तरीके से लर्न किया है कि अगर हमें जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो अगर से याद आ जाएगा पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग मतलब हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को देखते ही याद आता है कि स्विचिंग कॉस्ट इज हाई। तो मैंने सोचा कि मैं क्या अलग करूं, तो हम एक्सेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो एक्सेस से याद आएगा एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, और इकोनॉमिक्स से याद आएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब मैं बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा तो मुझे कैप मिलेगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एनी ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहां पर आपका कॉमन बैरियर्स टू एंट्री भी हो गया। फिर आ जाइए नेचर ऑफ राइवलरी अमंग इंडस्ट्रीज। तो यहां पर भी हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझने के लिए कहा है, वो है फैक्टर्स इंटेंसिफाइंग राइवलरी अमंग कंपटीटर्स। इसका भी आंसर हमने 3 सेट में ही किया है। सेट 1 में अपना एल्डरली पर्सन से याद आएगा इंडस्ट्री लीडर, चिल्ड्रन से याद आएगा नंबर ऑफ कंपटीटर्स। फिर है फिक्स प्रोडक्ट स्लो एग्जिट। फिक्स से याद आएगा फिक्स कॉस्ट इज हाई। प्रोडक्ट से याद आएगा कि आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं होना चाहिए। स्लो एग्जिट से याद आएगा कि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट स्लो है, और एग्जिट से याद आएगा एग्जिट बैरियर्स आर पावरफुल। यहां पर हमारा पॉटर का 5 फोर्सेस खत्म हो गया। सो पॉटर 5 फोर्सेस में क्या क्या था? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, और क्या है नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। ये 5 फोर्स हमें क्या बताता है? लेवल ऑफ कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, या फिर उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट पोटेंशियल है या नहीं। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को मिला के हमने ये समझा कि अगर हम इन 5 फोर्स का इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन करता कौन है? एग्जिस्टिंग प्लेयर और कोई नया एंट्रेंट, तो हमें पता चलेगा कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं, उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट पोटेंशियल है या नहीं, क्या लेवल ऑफ कंपटीशन है, क्या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है। क्या हमने इन 5 फोर्स का इवैल्यूएशन कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ भैया, कर लिया। आप प्रैक्टिकली अपने क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का इवैल्यूएशन करके देखते हैं, और वो इंडस्ट्री मैं लेता हूं पिज्जा हट। पिज्जा हट में सबसे पहला बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर का बात करते हैं। एक बायर गया पिज्जा हट में जो कि कहता है मुझे 1 लाख पिज्जास का ऑर्डर देना है, और क्योंकि मैं इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा हूं देयरफॉर मुझे 10 रुपया का डिस्काउंट दीजिए। मुझे एक बात बताओ, क्या ये डिस्काउंट का रिक्वेस्ट को ये कंपनी एंटरटेन करेगी या नहीं? नहीं, वो सीधा बोलेगी लेना है तो लीजिए वरना जाइए। तो एक बात बताइए, यहां पर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर जो है वो स्ट्रांग है या वीक है? भैया बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर वीक है। ठीक है भैया। दूसरा फोर्स जो अपने देखे थे वो क्या था? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। एक सप्लायर है जिसका ब्रेड का काम है, ठीक है। समझिए इसका टोटल पूरे साल में 100 करोड़ का सेल होता है। इस 100 करोड़ में 70 करोड़ का बायर अकेला पिज्जा हट है। तो क्या ये जो सप्लायर है वो बायर को दबा पाएगा या नहीं दबा पाएगा? नहीं दबा पाएगा, क्योंकि यहां पर जो बायर है ही इज रिप्रेजेंटिंग मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स। तो इस केस में बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर वीक हुआ या स्ट्रॉन्ग? भैया वीक हुआ। कोई दिक्कत इसमें? नहीं भैया। फिर आइए थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में। पिज्जा हट जैसा ब्रांड इमेज क्रिएट करना बहुत आसान है क्या?
नहीं भैया, बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत पैसे लगेंगे। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग? डेफिनेटली भैया वीक होगा। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर भी वीक, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी वीक, और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट भी वीक है। कोई भी नया एंट्रेंट किसी ऐसे बिजनेस में घुसने से पहले 10 बार सोचेगा जहां पर एग्जिस्टिंग प्लेयर जो है उसका ब्रांड आइडेंटिटी या फिर ब्रांड इमेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आइए नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। अब पिज्जा हट का कॉम्पिटिटर कौन है? डोमिनोज। अगर पिज्जा हट अपना प्रोडक्ट में डिस्काउंट देता है तो फिरोशियसली डोमिनोज भी डिस्काउंट देगा। क्या इन दोनों का टक्कर है कि नहीं है? हां भैया, अच्छा खासा टक्कर है। तो नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री नामक फोर्स वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है। फिर अपना आखिरी फोर्स में आइए, जो कि क्या था? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। पिज्जा का सब्स्टिट्यूट क्या है? सैंडविचेस, डोमिनोज। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या था? सॉरी, सैंडविचेस एंड मोमोज है। Substitute products are the products from another industry that provide same or better level of satisfaction. आज अगर मेरा मन पिज्जा खाने का है तो जरूरी तो नहीं है कि अगले दिन भी मेरा मन पिज्जा ही खाने का होगा। मैं सैंडविच भी खा सकता हूं, मैं मोमोज भी खा सकता हूं, मेरे को सेम सेटिस्फैक्शन ही मिलता है। सो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? भैया स्ट्रॉन्ग है। सो अगर कंक्लूड करूं मैं कि मैंने क्या कहा, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर आपका वीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर आपका वीक है, फिर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स आपका वीक है, सब्स्टिट्यूट्स हाई है, और राइवलरी इन इंडस्ट्री आपका हाई है। पॉटर्स 5 फोर्सेस का ज्ञान लेकर जब मैंने इस इंडस्ट्री पे इसे अप्लाई किया तो अपना ये रिजल्ट आया। अब मुझे एक बात बताओ, यही पॉटर्स 5 फोर्सेस का ज्ञान अगर मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में अप्लाई करूंगा तो क्या यही रिजल्ट आएगा क्या कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इज वीक, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज वीक, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज वीक? नहीं भैया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब आप मुझसे यह कह रहे हो कि पॉटर्स 5 फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो वैरी करता है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री? हां भैया, हम आपसे यही कह रहे हैं। पॉटर्स 5 फोर्सेस का ये जो रिजल्ट हमने देखा, समझिए कि 10 लोग इस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, राम, श्याम, हरि, राघव, राजेंद्र, सब कोई, ऐसे 10 लोग हैं। ये 10 के 10 के पास यही रिजल्ट आएगा कि बायर का बार्गेनिंग पावर यहां पर वीक होगा, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर इस इंडस्ट्री में वीक होगा, नया एंट्रेंट वीक है, सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेट हाई है, और नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री हाई है। 10 लोगों को यह रिजल्ट दिखा, ठीक है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि 9 लोग इस इंडस्ट्री में ना घुसे, बट कोई एक पर्सन इस इंडस्ट्री में घुस जाए। सैचुरेटेड मार्केट में ही जियो ने घुस के तहलका मचा दिया था, क्योंकि जियो ये समझ गया था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो अब कॉल का रहा ही नहीं है, डेटा का रह गया, इसलिए उसने डेटा फ्री में दिया और उसी के कारण वो छा गया। तो सिमिलरली ये 10 लोग में से हो सकता है 9 लोग ऐसे सोचे नहीं यार ये इंडस्ट्री सैचुरेटेड है, अपने नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन एक ऐसा बंदा हो सकता है जो कि सैचुरेटेड मार्केट में भी ग्रोथ अचीव कर ले। तो इसका मतलब ये वाला बात हुआ भैया कि पॉटर्स 5 फोर्सेस का रिजल्ट वैरी करता है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। इसका रिजल्ट जो है वो वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। 9 लोग इस इंडस्ट्री में ना घुसे, लेकिन हो सकता है कोई एक बंदा घुस जाए। इन पांचों फोर्सेस का इवैल्यूएशन हम लोग इंडिविजुअली करते हैं कि कलेक्टिवली करते हैं? मतलब नहीं समझ में आया भैया कि कोई भी बंदा किसी इंडस्ट्री में घुसना चाहता है या नहीं चाहता है, वो इन पांचों फोर्सेस को कलेक्टिवली देखेगा कि इंडिविजुअली देखेगा? डेफिनेटली भैया वो कलेक्टिव रिजल्ट देखेगा। तो इसका मतलब ये वाला बात हुआ भैया, इन पांचों फोर्स की कलेक्टिव स्ट्रेंथ को देखा जाता है, ठीक है। अब समझिए कि हमने जो पिज्जा हट का एग्जांपल लिया, इसमें पॉटर्स 5 फोर्सेस जो हमने अप्लाई किया, ये अप्लाई करके समझिए आंसर आया कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है।
ये आंसर आया, ये रिजल्ट आया। और ये रिजल्ट देखकर समझ लीजिए 10 लोग इस इंडस्ट्री में घुस गए, राम श्याम हरी सबके सब घुस गए, 10 लोग घुस गए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये सब के सब सक्सेसफुल हो जाएंगे क्या? हाँ भैया, सक्सेसफुल तो होना ही चाहिए, क्योंकि पॉटर्स 5 फोर्सेस ये वाला बात बता रहे हैं कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है। देयरफॉर ये 10 के 10 लोगों का सक्सेसफुल होना जरूरी है। क्या ये सुनने में अटपटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ भैया, ये बात अटपटा लग रहा है। ये बिलीव करना नामुमकिन है कि क्योंकि पॉटर्स 5 फोर्सेस ये वाला बात बता दिया है कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है, देयरफॉर 10 के 10 लोग सक्सेसफुल होंगे। बहुत कुछ आपकी कोर कंपिटेंसी पर भी डिपेंड करता है। कोर कंपिटेंसी क्या होता है भैया, ये हम लोग पढ़ेंगे एसएम के चैप्टर नंबर 2 में, डिटेल में समझेंगे ये। आपका पॉटर्स 5 फोर्सेस ये आपसे कह रहा है कि अगर मैं आपसे ये वाला बात बोलूं कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है, तो ये कोई गारंटी सक्सेस फॉर्मूला नहीं है। बहुत कुछ आपके कोर कंपिटेंसी पर भी डिपेंड करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 4 बातें और हमने देखी कि पॉटर्स 5 फोर्सेस वैरी करता है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन पांचों फोर्स की हम कलेक्टिव स्ट्रेंथ को देखते हैं और ये कोई गारंटी सक्सेस फॉर्मूला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया, हमें समझ में आ गया। अब हमारा पॉटर्स 5 फोर्सेस खत्म हो गया। ठीक है, तो आप अपने बुक के पेज नंबर 127 में आ जाइए। चैप्टर 5 बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो हमने समझा वो क्या था? माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल को कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। इस टॉपिक में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है और हमें पांचों के पांचों फोर्स का इवैल्यूएशन समझना है, जो कि क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में हमारा इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आपको एक ही क्वेश्चन देखना है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस बायर्स बार्गेनिंग पावर। सेकेंड फोर्स में भी हमारा इंस्टीट्यूट हमें एक ही क्वेश्चन समझने के लिए कह रहा है, जो कि क्या है? फैक्टर्स इंक्रीजिंग सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। और बैलेंस 3 फोर्स में भी अपने पास एक एक क्वेश्चन ही है समझने के लिए। फैक्टर्स इंटेंसिफाइंग राइवलरी अमंग कंपिटिटर्स, कंडीशंस इन विच थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज स्ट्रॉन्गर, और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में हमें समझना है कॉमन बैरियर्स टू एंट्री। ठीक है, तो इसे अपने आप रीड कर लेते एक बार। इंट्रोडक्शन। दुनिया का हर एक बिजनेस जो है ऑपरेट करता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। हाँ भैया, कंपटीशन इज ओमनी प्रेजेंट। कॉम्पिटिटिव स्टेट ऑफ एन इंडस्ट्री हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हाउ फर्म्स डेवलप देयर स्ट्रेटेजीज। इट इज थ्रू कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी that the organization attempts to adopt an approach to compete in the industry। बड़ा आसान है भैया। पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल जो है वो बताता है लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितना है। देखिए, पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल इज यूज्ड टू असेस द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। क्या हमें ये वाला बात पता है कि नहीं पता है? हाँ। These 5 फोर्सेस टुगेदर, मतलब इन पांचों फोर्स का कलेक्टिव स्ट्रेंथ को देखकर ये पता चलता है कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है। जैसे कि हमने भी पिज़्ज़ा हट का एग्जांपल देखा। These 5 forces together determine industry attractiveness, profitability. That is, the collective strength of these 5 forces determines the scope to earn attractive profits. The strength of these forces may vary from industry to industry, person to person. ठीक है, बट पॉटर्स 5 फोर्सेस कोई गारंटीड सक्सेस फॉर्मूला नहीं है। बहुत कुछ आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी कोर कंपिटेंसी पर भी डिपेंड करता है। यही लिखा हुआ है, बाय अप्लाइंग पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस टू देयर ओन इंडस्ट्रीज, द मैनेजर कैन गॉज देयर ओन फर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। 5 फोर्स क्या क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री, threat of substitutes, threat of new entrants. The strategist use these 5 forces model to determine what competition is like in a given industry by undertaking the following steps.
सबसे पहले हमने क्या लिखा था, देखिए 5 फोर्सेस का नाम लिखा था। वी हैड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाइड द 5 फोर्सेस, तो वही है यहां पर देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर। वो 5 स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्या थे? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने देखा इसका इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट कीजिए हाउ स्ट्रॉन्ग द प्रेशर्स आर, फियर, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, नॉर्मल और वीक। सो आइडेंटिफाई कर लिया पांचों के पांचों प्रेशर्स को, उन्हें इवैल्यूएट कर लिया, तो फाइनली हमें क्या पता चलता है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं। तो वही बता रहा है कि डिटरमाइन कीजिए उनका कलेक्टिव स्ट्रेंथ को, जिससे आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं, उस इंडस्ट्री में क्या प्रॉफिट पोटेंशियल है, लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, क्या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है। क्या इसे समझने में कोई भी इशू आ रहा है? नहीं भैया, बहुत आसान है ये तो सबसे पहला फोर्स जो हमने समझा था वो था बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस सप्लायर बार्गेनिंग पावर? इफ सप्लायर्स आर मोर कंसंट्रेटेड देन बायर, सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो हाईली डिफरेंशिएटेड है। हाईली डिफरेंशिएटेड होने का मतलब ही है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। उसका मतलब ये वाला बात हुआ कि उसका स्विचिंग कॉस्ट हाई है। फिर है बायर इफ डू नॉट रिप्रेजेंट मेजर पोर्शन ऑफ सप्लायर सेल्स, बायर आपका अनएडुकेटेड है। एंड इफ द सप्लायर्स आर एबल टू इंटीग्रेट फॉरवर्ड। क्या ये सारे के सारे पॉइंट हमारा देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ है? हाँ। और इसी का पूरा उल्टा था अपना बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस बायर्स बार्गेनिंग पावर? इफ बायर्स आर मोर कंसंट्रेटेड, नॉन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, substitutes are available, switching costs are low, buyer represent major portion of supplier sales, buyer informed है, educated है, and if there are possible threats of buyers integrating backwards। तो इसका पूरा का पूरा रिवर्स है कि नहीं है? हाँ भैया रिवर्स है। फिर अपने आ गए थे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स है दैट इज प्रोवाइडिंग सेम और बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स, जिसके एक एग्जांपल हमने देखे थे, टी, कॉफी, रोजेस, चॉकलेट्स। So what are the factors that increases the threat of substitutes? Switching cost आपका अगर लो है। So if there are little or no switching cost, then there is more of a chance that they may explore or move to attractive substitutes। आपका जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले जो बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उसका प्राइस आपके प्रोडक्ट से ज्यादा रीजनेबल है, उसका क्वालिटी आपके प्रोडक्ट से ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन ये चारों के चारों फैक्टर्स, इनफैक्ट चारों के चारों नहीं, ये तीनों के तीनों फैक्टर्स काम तभी करते हैं जब एक्चुअली बाजार में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो। हाँ, इसे मिटिगेट कैसे कर सकते हैं ये लिख लीजिए, ब्रांड हैमरिंग करना या फिर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएटेड बना दीजिए। आसान है कि नहीं है भैया? याद भी हो चुका है हम लोगों को, ठीक है। फिर आ जाइए थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में। So new entrants are always a powerful source of competition, ठीक है। New entrants can reduce industry profitability as they add new production capacity, leading to increased supply of the product even at a lower price, and can substantially erode existing firms' market share position। कोई भी नया एंट्रेंट आएगा वो एग्जिस्टिंग प्लेयर का मार्केट शेयर को खाएगा कि नहीं खाएगा? डेफिनेटली खाएगा। और उसे खाने के लिए क्या वो अपना प्राइस को घटाने का चेष्टा करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। न्यू एंट्रेंट्स आल्सो प्लेस अ लिमिट ऑन प्राइसेस एंड अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। हमें समझ में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? हाँ भैया। सो व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू एंट्री? अगर मुझे जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, अगर से याद आएगा एग्रेसिव रिटेलिएशन, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करूंगा। अलग मतलब ये हो गया कि स्विचिंग कॉस्ट इज हाई। अब मैं क्या अलग करूंगा? मैं एक्सेस इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। जब मैं एक्सेस इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा तो मुझे कैप मिलेगा एंड ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ब्रांड आइडेंटिटी। यही तो सातों पॉइंट देखा है हमने। तो सबसे पहला क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। समटाइम्स द मेयर थ्रेट ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय इनकम्बेंट्स कैन डिटर एंट्री बाय अदर फर्म्स इनटू एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो गया कि इट रेफर्स टू फिजिकल और परपेचुअल डिफरेंसेस और एनहांसमेंट that make a product special or unique in the eyes of customers।
प्रोडक्ट का अलग होने का मतलब क्या हो गया, कस्टमर उसको परसेप्ट करता है कि यार ये प्रोडक्ट हटके है, ठीक है। डिफरेंशिएशन वर्क्स टू रीइंफोर्स एंट्री बैरियर्स बिकॉज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग जेन्युइन प्रोडक्ट डिफरेंसेस मे बी टू हाई फॉर द न्यू एंट्रेंट। कोई भी अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाने के लिए अच्छा टाइम देना पड़ता है, अच्छा खासा एफर्ट देना पड़ेगा, अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जो कि नए एंट्रेंट के लिए हो सकता है एक सरदर्द हो। स्विचिंग कॉस्ट से क्या आपने देखे थे कि व्हेन सच स्विचिंग कॉस्ट आर हाई बायर आर ऑफन रिलक्टेंट टू चेंज। फिर आपने देखे थे ब्रांड आइडेंटिटी, कि अगर ब्रांड आइडेंटिटी मैच कर जाता है विद ब्रांड इमेज तो डेफिनेटली ऐसे इंडस्ट्री में घुसने से पहले कोई भी नया एंट्रेंट 10 बार सोचेगा। न्यू एंट्रेंट ऑफन एनकाउंटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन बिल्डिंग अप द ब्रांड आइडेंटिटी बिकॉज टू डू सो दे मस्ट कमिट सब्सटैंशियल रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज में आपका टाइम भी आता है, आपका एफर्ट भी आता है, आपका मनी भी आता है। अगर कोई ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो कोई भी नया एंट्रेंट उस इंडस्ट्री में घुसने से पहले 10 बार सोचेगा। अपने एग्जांपल ये थे एयरलाइन का। सो व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर एन इंडस्ट्री, फर्म्स लैकिंग फंड्स आर इफेक्टिवली बार्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री, thus enhancing the profitability of existing firm in industry. For example, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दरकार है फॉर एंट्री इनटू फार्मास्यूटिकल। समझ में आया कि नहीं आया? फिर एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फॉर न्यू एंट्रेंट्स पोजेस अनदर सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर। जैसे कि डेल कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था डेल कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था हरि राघव और राजेंद्र के साथ, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिविटी का कॉन्ट्रैक्ट था कि आप हमारा प्रोडक्ट छोड़कर किसी और को नहीं बेच सकते, ठीक है। तो यही आपका पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन हो गया। और फिर हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखा था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है? इट रेफर्स टू डिक्लाइन इन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वॉल्यूम ग्रोथ। अ लार्ज फर्म दैट एंजॉयज इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन प्रोड्यूस हाई वॉल्यूम ऑफ गुड्स एट सक्सेसफुली लोअर कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट घटाने का ही तो बात हो रहा है। दिस टेंड्स टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स। हमने अच्छी तरीके से सब कुछ समझाया कि नहीं समझाया? हाँ भैया। इसके बाद अपने आ गए थे नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री में। तो द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी इन एन इंडस्ट्री इज अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी। द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी कैन इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर। इसे आप छोड़ दीजिए, दरकार नहीं पड़ने का, ठीक है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंटेंसिफाई राइवलरी अमंग कंपटीटर्स? तो हमने 3 सेट में लर्न किया था। पहले सेट में अपना इंडस्ट्री लीडर और नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स था। इंडस्ट्री लीडर के सामने एल्डरली पर्सन लिख लीजिए और नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स के सामने लिख लीजिए चिल्ड्रन, ठीक है। फिर क्या था? फिक्स्ड प्रोडक्ट, स्लो एग्जिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपका हाई है, व्हेन द राइवल्स ऑपरेट विथ हाई फिक्स्ड कॉस्ट देन ओनली इट विल बिकम अ फैक्टर दैट इंटेंसिफाई राइवलरी अमंग कंपटीटर्स। एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। सो व्हेन राइवल्स ऑपरेट विथ हाई फिक्स्ड कॉस्ट they feel strong motivation to utilize their capacity and therefore are inclined to cut prices when they have excessive capacity। ये पूरा का पूरा बात मैंने एग्जांपल से रिलेट करके दिखाया था आपको। प्राइस कटिंग causes profitability to fall for all firms in the industry as firm seeks to produce more to cover cost that must be paid regardless of industry demand। आसान है कि नहीं है? हाँ भैया, बड़ा आसान है। अभी एग्जिट बैरियर्स अगर आपका पावरफुल है then only it will become a factor that intensify rivalry among competitors। exit barrier weak होने से वो बात नहीं आता। so competitors desiring exit may refrain, निकल नहीं पा रहे हैं उस इंडस्ट्री से। their continued presence in the industry exerts downward pressure on the profitability of all competitors। 100 के 100 लोग यहां पर झगड़ेंगे, लेकिन जब आपका एग्जिट बैरियर वीक हो जाता है तो यहां पर झगड़ा 90 लोगों के बीच में होगा। rivalry among competitors declines, therefore profitability tends to be higher in such industries। फिर प्रोडक्ट अगर आपका अलग है तब तो कोई कंपटीशन का बात ही नहीं उठता है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अलग नहीं है तभी तो फैक्टर बनेगा जो कि झगड़ा का एक वर्ड जड़ बनेगा। सो देखिए क्या बोल रहा है, फर्म्स ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी हायर रहेगा, लेकिन अगर फर्म अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दे रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी टेंड्स टू बी लोअर। इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट अगर स्लो होगा तो भी आपका प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं घटेगा। तो यही आपका हो गया फैक्टर्स दैट इंटेंसिफाई राइवलरी अमंग कंपटीटर्स। आसान है कि नहीं है? हाँ भैया, ये भी आसान है, ठीक है। सो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज का
ये वाला पूरा का पूरा पार्ट अपना खत्म हो गया है। अगले 2 क्लास में अपने इसे खत्म कर लेंगे। तो आज का क्लास अपने यहीं तक रखते हैं। साथ साथ मेरे पढ़ते रहिए। सिलेबस ऐसा नहीं है कि बहुत कम है और ये भी नहीं कहूंगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस का कंटेंट स्टैंडर्ड है, इजी है, मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है इसमें। इनफैक्ट ग्रुप 2 अगर निकालना है तो EIS-SM में स्कोर करना, क्योंकि ऑडिट से ज्यादा आसान है, इसीलिए इसमें आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो आज के लिए अपने ऑफ रखते हैं। अगले क्लास में अपने 3rd क्लास में मूव कर जाएंगे। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।